और नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क की जो वकला बरादरी जिस तरह से सरापा एहतजाज थी, जो कन्वेंशंस पे कन्वेंशंस हमें नज़र आए और जिस तरह की दुआदार तकारीर में ये बताया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट जो आपका फाइनल आर्बिटर है उसकी इंडिपेंडेंस को किस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब उसकी बाकायदा तौर पर असरात सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं और मामलात को किस तरह से चलाया जा रहा है और किन जानिब वो मुल्क को इस वक्त लेके जा रही है। और जो हमारे इस वक्त एक लास्ट रिजॉर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट, वो किस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्प्लिट के साथ, जो कि बहुत ही एविडेंट हो चुका है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एजाज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि और जानना चाहेंगे ऑडियंस के लिए भी, नाजरीन के लिए भी, कि आपकी कानूनी राय इस हवाले से क्या है कि जो पहले से ज़ेर समात केस में अगर एक जुडिशल ऑर्डर जारी हो जाता है तो उसके बाद केस को दूसरे किसी बेंच में फिक्स क्या किया जा सकता है, और क्या जजेस कमेटी जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि उनका फैसला था और उनके पास क्या ये इख्तियार या अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो एक इंतज़ामी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से एक जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म कर दें और केस को एक एग्जिस्टिंग बेंच के बजाय किसी और बेंच के सामने लगा दें? ये तो कमेटी जो है उसके इख्तियार में इंतज़ामी हुक्म के तहत एक आइनी तौर पे जो अदालती हुक्म है, एक अदालत है के तौर पे बैठते हैं जज साहिबान, और चंद जज साहिबान ऐसे होते हैं जिनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी भी ज़िम्मेदारी दी गई होती है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जज होते हैं हर हाई कोर्ट में, उनका नाम उनको कहा ही जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जज। नॉर्मली 2-3 सीनियर मोस्ट जजेस में से होते हैं। वो चीफ जस्टिस की मुआवनत करते हैं एडमिनिस्ट्रिंग द कोर्ट में, और उनका फ़ैसला कोई भी अदालती फ़ैसला नहीं होता। अदालती फ़ैसले को किसी भी इंतज़ामी फ़ैसले से उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती, ना तब्दील किया जा सकता है। और इस बात पे भी पीछे हमारे जज साहिबान बहुत एक लिहाज से नाजुक मिजाज होके और बड़े एग्रवेट होके लेते रहे हैं कि अगर कोशिश कोई करे कि केस तब्दील हो जाए। और ख़ुद काजी ईसा साहब को ने बहुत इस पे लिखा है। एक दफ़ा तिलोर के केस में उनको और उनके साथ फ्रंटियर से जज थे खान साहब, मुझे नाम अभी याद आ जाता है, चीफ जस्टिस भी रहे खान, वो पेशावर हाई कोर्ट के वो थे। और तिलोर के केस में उन्होंने एक फ़ैसला दिया था, उसकी रिव्यू की जो बेंच, जो नया ही बेंच बनना था रिव्यू का, रिव्यू के बेंच के लिए फॉरेन ऑफिस ने बड़ा शोर डाला कि जी तिलोर को तो आप बचा रहे हैं, पर हमारे ताल्लुकात जो अरबों के साथ है, शहजादों के साथ, वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। आपने देखा अभी भी वो आए हुए हैं तिलोर के शिकार के लिए, और वो उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप करें नज़रसानी इस मामले पे, सेंसिटिव मैटर है फ्रॉम आवर फॉरेन पॉलिसी पोजीशन। तो वो जब रिव्यू बेंच बना तो उसमें खान साहब नहीं थे और काजी साहब और 2 नए जज आ गए जिसको रिव्यू करने के लिए। तो उस पर बड़ा सख्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लिखा, जो कि समझा जाता है कि लॉ के मुताबिक है कि बेंचेस में अफरा तफरी नहीं हो सकती। एक दफ़ा बेंच एक के सामने एक केस लग जाए, पार्टीज बहस करना शुरू कर दें या वो नोटिस कर दें और वो अपने खुद तारीख फिक्स करें, तो उसको चेंज नहीं किया जाना। प्रैक्टिस तो ये बड़ी पुरानी है, जिससे बहुत डिपार्चर होते रहे हैं और बेंचेस फिक्स होते रहे हैं। तो फिक्सिंग ऑफ बेंचेस इज़ डेप्रिकेटेड, बहुत उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। राइट
बट एतजाज साहब, गुज़िश्ता रोज़ ही एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को बाकायदा तौर पे उनको ओहदे से बरतरफ किया गया और जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का सामने आया उसमें वजह बताई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये गलती जो है वो नज़र अब्बास साहब से हुई और उनको ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाले रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये केस था ही आईनी बेंच का। क्या नज़र अब्बास साहब की बरतरफी से ये मामला आपके ख्याल में ख़त्म हो गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई चूँकि साइमल्टेनियसली उनके खिलाफ शुरू भी कर रखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस बेंच ने, वो तकनीकी बुनियादों पर अब क्या नहीं हो सकेगी? नहीं, वो तो हो सकेगी, उसका तो वो बिल्कुल अलहदा आता है उसका तौहीन अदालत का। ये एक कि उसने क्यों लगा दिया, दूसरा बेंच कह रहा है कि क्यों उसने हमारे पास से हटा दिया उनको, ये इसका और ये इस केस में क्यों मतलब है उन्होंने उस दिन लगाया नहीं मंडे को जिस दिन लगना चाहिए था। एक जगह लगाने के लिए उस पर हो रहा है, दूसरा बेंच जो है वो उसको बरतरफ कर रहा है। बेंच नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो एक्शन होगा कि और रजिस्ट्रार ने एक्शन लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो ये कह सकता है मुझे डबल जेपर्डी हो रही है और मेरी तौहीन अदालत का ही केस सुना जाए अगर वो समझता है कि मंसूर। अब ये हमारी अदालत में के बारे में ये बड़ा मशहूर हो जाएगा कि जी आपने ये केस ठीक कराना है तो फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएं और फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएंगे तो दूसरे जज साहब नहीं सुनेंगे या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब मैं आपके प्रोग्राम पे भी कोई 3-4 साल पहले से कह चुका हूँ और मुतवातर कह रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है। ये साकिब निसार के वक्त से मैं कह रहा हूँ और खुल के कहता रहा हूँ। लोग मुझे कहते थे कोई दरार नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा इतनी बड़ी दरार है कि अब तो यूँ लगता है कि ये खैर व शर की बात नहीं है यहाँ, तो बस वो शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने पढ़ा हो शेर। जी जी बिल्कुल। ये शबनम शकील मरूमा का शेर है, ये खैर व शर की बात नहीं है यहाँ, तो बस टकराव हो गया है अना का अना के साथ। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है कि एक चीफ जस्टिस है जो मफलूज है, जो अगर सारा काम करना है उस कमेटी ने जो आईनी बेंच की कमेटी है 3 मेंबर, तो वो जिसके हेड है प्रेसिडेंट ऑफ द आईनी बेंच, चेयरमैन ऑफ द आईनी बेंच, तो फिर फारिग हो गई चीफ जस्टिस, तो बिल्कुल फारिग हो गया। और दूसरी तरफ असल में बात जो लगती है, मुझे लगती है जो काम परखने का कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है को जाएगा कि दूसरे बेंच को जाएगा, ये काम करना है दरअसल उस कमेटी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के पर मबनी है। वो फैसला करेगी बजाय ये कि रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार करे। वो उनका क्या इख्तियार है आइन में कि तशरीह करने का। बट अगर ये कमेटी जिस तरह कह रहे हैं कि फैसला करती है, जी जी एतजाज साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम वो अगर मफलूज हैं, या आप समझ रहे हैं कि उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर रखी है इस मामले पे? बिकॉज अभी हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक ने ये इन 3 जजेस ने लेटर लिखा उनको दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आईनी बेंच के सरबराह को भी। इससे पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं उनको उनके हवाले से एक फुल कोर्ट बिठाई जाए। सो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोशी अपनी तोड़ कुछ उनके हवाले से कोई एक रोल नजर आएगा? तोड़नी पड़ेगी जी, तोड़नी पड़ेगी। ही हैज़ टू कम इन स्ट्राइडेंटली, वरना तो ये समझा जाएगा ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अमूमी तौर पे ये समझा जाएगा। और मैं समझता हूँ याया अफरीदी इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ही हैज़ टू सेव द कोर्ट। सारी अदालत ये तो नहीं कहेगी कि आईनी बेंच के चेयरमैन की जो है
उसकी कोताही है या उसने गलत किया है, सारे कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी थे। और याया अफरीदी क्यों नीरो की तरह बांसुरी बजाते रहे और रोम जलता रहा? सुप्रीम कोर्ट वो आग लगी हुई है, ये जो अंदरूनी आग है, ये आग ऐसी है जो कि उधर की आग इधर भी न भड़क जाए कहीं, फराज कहता है उधर की आग इधर भी न भड़क न जाए कहीं। ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा घर भी ना जलता हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आग लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट रियली ऑन फायर है, और उधर की आग इधर भी न भड़क जाए कहीं। हवा भी तेज़ है, जंगल करीब शहर भी है, ये आलम हुआ है और इस पे किसी को फ़ख्र नहीं करना चाहिए या कि हमने ये कोई मार्का मार लिया है। ये नून लीग की गवर्नमेंट में जजों को लड़ाने का आम खासा है और ये खासा चला है। ये वो सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जब इन्होंने हल्ला बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट पे, और कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं था हुआ, जो करवाने वाले थे उनको और चंद वर्कर्स को पकड़ के, सेकंड लाइन लीडरशिप को पकड़ के तौहीन अदालत की सज़ाएँ दे दी थी बस। लेकिन जो सारे मैनिपुलेटर्स थे, जो बेनिफिशरीज थे उस सारे के, और फिर आपने देखा कि किस तरह 10 और 5 जजेस को बांट दिया। 10 का बेंच एक तरफ बैठा हुआ था, 5 का जज विद द चीफ जस्टिस बैठा हुआ था, और चीफ जस्टिस को बिल आखिर निकाल दिया दिनों या हफ्तों में। तो ये तो मतलब बड़े खुश होते हैं कि अगर तजाद हो जाए तो इनके अपने केसेस रुक जाते हैं वो हेयरिंग से, और अगर तजाद हो जाए, झगड़ा हो जाए। आपने देखा कि इनके जलसों पे जजेस की तस्वीर लगा के जलसों पे और बड़ी बड़ी तस्वीर, ताकि जलसे में सारी नज़र, और ये सिटिंग जजेस की, और उन पे इशारा कर कर के मुकर्रीन कहते थे कि ये है वो मुल्ज़म, ये है वो गद्दार, और ऐसी ऐसी बात करते थे। इनके लिए तो कोई ये बात नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें आप नोट फरमा लें। जी जी। एक तो ये कि जिस दिन ये अब वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो है वो किस्सा भी अभी उसको भी सेटल होना है, और सेटल होना पड़ेगा। वो जजेस को लोग और अवाम और पब्लिक, खासकर वकला अपना हीरो समझते हैं। उन्होंने सब कुछ ला के उल्टा रख दिया, सामने रख दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, कि उन पे कितना दबाव पड़ता है, किस तरफ से दबाव पड़ता है, किन एजेंसीज और इदारों की तरफ से दबाव पड़ता है, और कितना बेलाग दबाव पड़ता है, और किस तरह उस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये किया। काजी फैज़ ईसा साहब ने, आपको याद है ये अभी हुआ है कि उन्होंने 4 चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट्स के, उनको लिखा कि आप अपने जजेस का व्यू लेके इस खत पे बताएं कि क्या ये दुरुस्त है कि क्या नहीं, और अपने जजेस के फुल कोर्ट बुला के बिठा के और पूछे। 4 चीफ जस्टिस ने ये फुल कोर्ट बुलाए, बिठाए, 4 के एक जज ने, 4 हाई कोर्ट्स के एक जज ने इसकी तस्दीक की, तौसीक की कि जनाब ये बिल्कुल हमारे साथ हो रहा है और इससे ज़्यादा भी होता है। और हमारे सेशंस जजेस पे और एडिशनल सेशंस जजेस मातहत अदलिया पे भी ये डायरेक्टली जाके अप्रोच करते हैं, इसको केस को यूँ करो, इसको केस को यूँ करो, और थ्रेटन साथ करते हैं। तो ये चीज़ तो अब आप कहते हैं कि ये सेटल होगा, सारी ये सेटल होगा, वो भी सेटल होगा। 6 जजेस का केस बिल्कुल सेटल होगा। अदालत में जो चीज़ एक दफ़ा आ जाए वो ख़त्म नहीं होती। अब शहीद भुट्टो का अगर 45 साल बाद हुआ है तो ये 6 जजेस का अगले 2-3 साल में होगा, क्योंकि दे आर हेयर, द लॉयर आर हेयर। और अगर मैं आपको दूसरी बात करूँ, ये जज साहबान उठ के किसी दिन, इतनी चिंगारियाँ, इतनी आग लगी हुई है अदालतों में, आला अदालतों में, कि अगर ये उठ के चले गए बार रूम में, और शौकत सिद्दीकी साहब के केस के बाद एक जज का बारूम में जाके खिताब करना कोई बुरी बात नहीं, बिद्दत नहीं, कोई जुर्म नहीं है, बल्कि जजेस को अपने और वकला के दरमियान एक अच्छा रिश्ता रखने की तलकीन है अंडर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द जजेस। उनको ये तलकीन है कि आप बार को और बेंच को
यकजा रखें। हम जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लेके निकलते थे तो बार हम कोई तकरीर कोई बयान करने नहीं था, मैंने मना किया था। मैंने कहा मैं आपका वकील जब बनूंगा जब आप इनकार करेंगे सारे प्रेस मीडिया के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके लिए हम करेंगे बातचीत। आपने सिर्फ वकला से एड्रेस करना है, खिताब करना है, और वो भी वो तकारीर जो कोई आपके केस से मुतल्लिक, कोई मुशर्रफ से गिला, कोई उसके खिलाफ बात कुछ नहीं करनी। आप फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर देंगे पेशावर में, एक हैदराबाद में, एक और ऑन द फेडरेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे लेक्चर लिखे हुए पढ़ेंगे ताकि कोई इधर उधर ना जाए। बट आप चूंकि हम समझते हैं आप चीफ जस्टिस हैं, ये मुनीर मलिक ने उनको बड़ा वादे करके कहा, आपने जब सलाह की उसके बाद उन्होंने कहा चूंकि हम समझते हैं आप चीफ जस्टिस हैं इसलिए आपको बार एसोसिएशन से रब्ता करना ज़रूर लाजिम है, क्योंकि बार और बेंच का आप पे बहुत, आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते देते एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से निकाल दिया है। आपको जुडिशल काम नहीं करने देते, बेंच पे ये फिजिकली बैठने देते, बट यू आर द चीफ जस्टिस। आपको एक काम की सहूलत है कि आप बार एसोसिएशन चलें, आप चलें, आप खामोश रहेंगे स्वाय जब आपको बुलाया जाएगा आप अपनी तकरीर करेंगे, वो लिखी लिखाई होगी, वो इस तरह की होगी। अब ये हमारा मौक़िफ़ है कि वो जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, उनको बार और बेंच में एक अच्छा रिश्ता करना चाहिए। अगर ये 6-8 जज चले गए किसी बार रूम में पहुंच गए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे हो क्या रहा है, किस तरह आग लगी हुई है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या मसाइल है, और वो हम सिर्फ आपसे बार, क्योंकि बार एंड बेंच दो एक गाड़ी के दो पहिए, एक जो घोड़ा गाड़ी कैरिज होती है उसके दो पहिए समझे जाते हैं। तो वो कहते हैं हम आपके पास आए हैं क्योंकि ये उस दिन सारी वकला बरादरी पाकिस्तान की खड़ी हो जाएगी। अगर ये सोचना चाहिए हुकूमत को, ये आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को सोचना चाहिए, क्योंकि ये, और उनको एडवाइस करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को कि ये ना करें। एहसन भून साहब बड़ा अच्छा है, उनको माइकस क्यूराई ले लिया है, लेकिन एजाज साहब अब यही माइकस क्यूराई अगर दो और भी अपॉइंट कर दिए तो दोनों साइड्स आपके ख्याल में उनके व्यूज जो है वो आने से आपको लगता है कि ये आईनी तशरीह का मामला ये रिजॉल्व हो जाएगा या इसकी बेहतर तशरीह हो सकेगी? कह सकता हूँ क्योंकि घाव बहुत गहरा है, घाव बहुत गहरा है, और इसका जो मेन, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत के बारे में मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मैं समझता हूँ उसका ज़्यादातर फैसला पाकिस्तान से बाहर होता है, कहीं भी हो पाकिस्तान से बाहर होता है जो पाकिस्तान में होता है अनफॉर्चुनेटली, और कई दहाइयों से ये इस तरह चल रहा है। पर इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर मुहर्रक हैं जो इसको चलाना चाहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान होगा, उसमें अवाम का भी निज़ाम अदल जो गया तो उसको नुकसान होगा, उसमें जो 26वीं तरमीम बहुत से लोग थे जो बड़ी ऑनेस्टली सोच के और ऑनेस्ट इंटेंशन से लेके आए थे, उनकी भी रुसवाई होगी, और इसमें सारे वतन और कौम का नुकसान होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुहर्रक है इसके। राइट एजाज साहब, आखिर में मैं मुज़ाकरात का ये जो अमल हुकूमती कमेटी और पीटीआई अपोजिशन की कमेटी के दरमियान माबैन जो जारी रहा, उसमें आज डेवलपमेंट ये देखी गई कि पीटीआई ने उससे बैकआउट कर लिया। उमर अयूब साहब कहते हैं कि अगले निशिस्त से कबल जुडिशल कमीशन कायम कर देना चाहिए था, और हुकूमत की एक बहुत वाज़ेह पोजीशन इस हवाले से है कि वो कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल केसेस अभी हैं, ज़ेर समात मुकदमात हैं, उसकी वजह से ऑल्दो के इरफान सिद्दीकी साहब कहे थे कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन उनकी एक व्यू बहुत एविडेंट है कि अंडर ट्रायल केसेस जब तक जारी हैं तब तक जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आप इत्तेफाक करते हैं इस जवाब से? कमीशन जब भी बने हैं बहुत ऐसे मामलात पर जिनका दायरा बड़ा वसी रहा है और वसी तर पॉपुलेशन पर उनका ताल्लुक़ रहा है, वो कमीशन बना हुआ, आपको याद होगा
वो एक कमीशन था, आप तो शायद ज़रा बहुत छोटी हो, पर कमीशन बना था 1990s में कोऑपरेटिव स्कैंडल पे, जो सैकड़ों हज़ारों कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ थी, उनके पैसों में और उनके मामलात में बहुत खसारा होता रहा था। तो उनके कोऑपरेटिव मैनेजर्स और ओनर्स के ख़िलाफ़ एक पूरी बहुत सारे FIR हुए, बहुत है, पर उस पर भी कमीशन बना। कमीशन उसके बावजूद बनता रहा। ये अभी इतनी इलेक्शन पिटिशन हुई थी, पर 1993 के इलेक्शन में धांधली पर नासिर मुल्क साहब का कमीशन बैठा 2013 के और उसने फैसला किया है जी। तो और वो उसको इमरान खान की डिमांड पे बना और हुकूमत उसको ओन करती है उसके नतीजे को बड़े फखरिया तौर पे। तो इसलिए ये कहना ही गलत है कि कमीशन नहीं बन सकता। इस तरह तो कोई कमीशन भी नहीं बन सकता, कोई भी उस पर ज़रूर, क्योंकि वो वसी तर बुनियाद पे कोई अवामी सतह का मसला हो, आम आवाम का, तो तभी कमीशन बनता है। और वरना तो ट्रायल ही, एक ट्रायल होता है, 2 ट्रायल होते हैं, वो चल रहे होते हैं, कोई जुर्म हो गया बहुत बड़ा। कमीशन बनता है जब अमूमी शिकायत हो और FIRs हों और बहुत कुछ हो। तो वो ये तो हुकूमत की दलील दुरुस्त नहीं है। लेकिन एजाज साहब, क्या लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत बना देगी कमीशन। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत बना उसकी वजह यह है, उनको ऐसी कंड्यूसिव जुडिशल एनवायरनमेंट कहाँ मिलनी है, कब मिलनी है? लेकिन एजाज साहब, तहरीक इंसाफ कहती है कि चीफ जस्टिस वो कहते हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस के पर मबनी ये कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होंगे। मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होंगे, तो इसमें तो मुनीब अख्तर साहब भी शामिल होंगे। हुकूमत के लिए आपके ख्याल में फिर भी काबिल कबूल होगा? प्रपोजल है हुकूमत के लिए। अब इतनी ज़्यादा एक्चुअली हो गई है पोलराइजेशन कि वो हुकूमत को कबूल नहीं होगा ये मुतालबा, अगर इतनी इस तरह क्लियरली आया। और आपकी जमात का एजाज साहब, इफ आई मे आस्क, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या व्यू है कि क्या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आई एम नॉट गिविंग द ऑफिशियल लाइन ऑफ द पीपल्स पार्टी, बिकॉज मैं उसका अमीन नहीं होता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पार्टी की आला लीडरशिप फैसले करती है और करेगी आइंदा भी। ओकेजनली दे विल बी कॉलिंग दी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, उसमें अगर मैं जा सका या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुआ तो मैं अपनी राय दूंगा और बेलाग देता हूँ। और पार्टी मेरी है जो टॉलरेट करती है, टॉलरेंस। डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेसी की बुनियाद ही है कि अगर जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे इख्तलाफी व्यू को, तो अब वो मेरा व्यू को बर्दाश्त करते हैं। इस मामले में, इमरान खान के मामले में पर्टिकुलरली, मैं समझता हूँ उसके साथ जो जुल्म हो रहा है कल वो हमारे साथ होगा। वी आर इक्विपिंग, हम हथियार अपने खिलाफ जो चल रहे हैं कल, वो आज हम दे रहे हैं लेजिस्लेचर के तौर पे, पार्लियामेंट के तौर पे जितने लॉज बनाए गए वो दे रहे हैं एक इदारे के हाथ में कि वो चलाए इमरान खान पे, वो कल हम पे चलेंगे। हथियार तो उनके पास आ गए, वो बहस व तमीज़ का हथियार हो, वो लेजिस्लेशन का हथियार हो, वो एग्जेक्टिव हथियार हो, वो मार कुटाई का हथियार हो। जितनी मारो मार हुई है पिछले 2 सालों में, कैंडिडेट्स के प्रपोजल सेकेंडर्स उठाए जा रहे हैं, बंदा उठाया जा रहा है, गायब हो रहा है, 20 दिन बाद वो वापस आ रहा है, तो उसने यू टर्न लिया हुआ है, उल्टा चल रहा है। ये तो सारा काम जो है उसमें वो कल हमारे साथ होगा। राइट। और आज भी कुछ इसी किस्म के इकदामात हुकूमत लेती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर बिल भी एजाज साहब
ऐवान में लेकर आया जा रहा है। पीका एक्ट, उसमें तरमीम बताई जा रही है। सोशल मीडिया पे तनकीद हुकूमत को बर्दाश्त नहीं है और बाकायदा तौर पे फेक न्यूज़ के ज़मरे में अब वो समझते हैं कि जो जो झूठ और फेक न्यूज़ फैलाएगा उसके खिलाफ सजाएं वो अमल दरामद उस पर करवाया जाएगा। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया।